हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा अब तक? हमने इसके अंदर अभी तक ये पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था इम्प्योर सब्सटेंस। हमने आपको मिक्सचर स्टार्ट किया था। मिक्सचर में भी हम होमोजीनियस मिक्सचर पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा और हमने सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। अब हम बात करने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा जी बताओ क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? क्या जानते हैं आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में? जल्दी जल्दी बताओ बताओ। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो बेटा सुन लो, वो मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहता, जिसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल हैं वो नेकेड आई से या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? तो चलो लिखते हैं इसके बारे में। दोज मिक्सचर those mixtures that have non-uniform composition, that have non-uniform composition थ्रू आउट। ठीक है बेटा, वो मिक्सचर जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर can be seen by naked eyes और माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, पार्टिकल ऑफ मिक्सचर कैन बी सीन बाय नेकेड आइज और माइक्रोस्कोप। अब इसके जो पार्टिकल होंगे मिक्सचर के हेट्रोजीनियस के, वो हम आंखों से देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप से। अगर आपका वो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखें, ये आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है इसके अंदर आपका सस्पेंशन और सेकंड आता है हेट्रोजीनियस में कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा हमें ये सब अब डिस्कस करना है। तो बेटा अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो समझे आप सस्पेंशन होता क्या है? तो सबसे पहली बात सुनो, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि आपको अभी बता दिया। अब वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज, जिसमें जो सल्यूट है कह सकते हो, जो पार्टिकल है उसका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सॉल्यूशन। सॉरी, हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। तो समझे आप? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, it is a heterogeneous mixture in which particle size is greater than 100 नैनोमीटर। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि जिसका पार्टिकल साइज क्या होगा? 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। क्लियर? अब देखो एग्जांपल समझ लो। जैसे पहली एग्जांपल की हम बात करें
चॉक इन वाटर सस्पेंशन। अगर आपने वाटर लिया, जैसे आप देख सकते हैं वाटर लिया आपने, वाटर में क्या, अगर आपने चॉक को डाल दिया तो चॉक ऐसा ऐसा क्या होगा, उसके नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और ये सस्पेंशन है। ऐसे हम बात करते हैं क्ले इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर, ये भी क्या है आपका एक सस्पेंशन है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ऐसी हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक सस्पेंशन है। किसका सस्पेंशन है ये है आपका सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। इतनी बात समझ में आ गई आपके, क्लियर हो गई बात एकदम ये, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सबसे पहली प्रॉपर्टीज की आती है, क्या आती है, suspension is opaque in nature. Suspension is opaque in nature. ठीक है बेटा। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या आती है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन settle down due to gravity, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी seen by naked eyes। ठीक है बेटा, इसको आप आंखों से देख सकते हैं। और अब इसकी हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो क्या था आपका, सैंड इन वाटर, नेक्स्ट है आपका चॉक इन वाटर एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके। ये क्या सकते हो आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी इसकी एग्जाम्पल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या थी, इसी की एग्जाम्पल थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सस्पेंशन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, सस्पेंशन क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके समझ में आ गई होंगी, कॉपी कर लो इसको। अब हम डिस्कस करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो आप बताएं, आप लोग जानते क्या है इसके बारे में, क्या होता है कोलाइडल सोल्यूशन। तो आप सुन लो ध्यान से, क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। तो देखें आप, दोज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोज heterogeneous mixture in which particle size is in between 1 nanometer to 100 nanometer are called colloidal solution। तो बेटा ये बात समझ में आ गई, जिसमें पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज कितना होता है। कोलाइडल सोल्यूशन में आपका होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिख जाएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात। पार्टिकल साइज कितना था, अभी बताया था आपको, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में इसका पार्टिकल साइज होता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी बट सेटल डाउन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन। ये खुद ब खुद सेटल डाउन नहीं होते हैं, ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल देंगे, उसको आप रोटेट करेंगे हाई स्पीड से, तो इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपकी इतनी, चलो बहुत अच्छी बात।
अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट है आपका इट डिफ्यूज वेरी स्लोली। तो इसके अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है, तो याद रखना इसके अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है, ये डिफ्यूज वेरी स्लोली। नेक्स्ट आपका ट्रांसलूसेंट इन नेचर, इसका जो नेचर है, जो विजिबिलिटी है वो कैसी है इसकी, ट्रांसलूसेंट, ये देखने में कैसा है आपका ट्रांसलूसेंट। बात समझ में आ गई इतनी? चलो इसको कॉपी कर लो आप। हाँ तो बेटा समझो अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है इट शो ब्राउनियन मूवमेंट। तो याद रखना कोलाइडल पार्टिकल ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। अब समझो कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है। तो ब्राउनियन मूवमेंट आपका होता है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ हम कोलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर हो गई? अब एक बात आप समझ लें अच्छे से कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं ग्रेविटी की वजह से, उसका रीजन एक ये है ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, सपोज आप यहाँ समझे, कुछ आपके जो पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में, इसलिए ये क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। कोई आपसे पूछ ले कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। और कोई पूछ ले कि ग्रेविटी में सेटल डाउन क्यों नहीं होते हैं, तो उसका रीजन भी क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं इसकी लास्ट एप्लीकेशन, कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। तो हमने क्या देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब बात यह आती है कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो बेटा ध्यान से समझ लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे ये, कि इसका मतलब ये हो गया आपका कि अगर आपका नॉर्मल सोल्यूशन है या सिंपल कोई सॉल्वेंट है, उसमें से आप लाइट की बीम जब पास करेंगे तो आपको एक साइड से एंटर होती हुई दिखेगी और दूसरी साइड से आपकी एग्जिट होती हुई दिखेगी, लेकिन उसका जो पाथ था वो विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन भी है, मेनली आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, आपका लाइट का जो पाथ था वो विजिबल होगा कि वो इस पाथ से होके गुजरी है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, यही फिनोमेना, ये जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट था बाय पार्टिकल, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो याद रखना कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट हुआ करता है। अब एग्जांपल देख लो, और क्या क्या एग्जांपल हैं टिंडल इफेक्ट के। अब जो तुम्हें नीला नीला पानी दिखता है वो भी टिंडल इफेक्ट की एग्जांपल है। अब तुम्हें जो नीला आसमान दिखता है ये भी टिंडल इफेक्ट की एग्जांपल है। उसी की वजह से कोई एक रूम है जहाँ पर स्मोक है, कोई वहां से लाइट आ रही है होल में से, तुम्हें पूरा उसका जो पाथ होता है वो विजिबल दिखता है, पूरा एक लाइट आती हुई दिखती है, तो वो जो उसका पाथ विजिबल होता है वो भी टिंडल इफेक्ट की वजह से है। अंधेरे रूम में बैठे हुए हो, प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है, वो भी क्या था, आपका टिंडल इफेक्ट की वजह से। सर्कस की जो लाइट है, बड़ी सी जो लाइट होती है, तो उसका जो होता है पाथ वो विजिबल होता है, वो भी आपको टिंडल इफेक्ट की वजह से है। तो याद रखो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है। तो और सितारों का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो भी आपका टिंडल इफेक्ट की वजह से है। तो ये बात आप याद रखें, ये इसकी एप्लीकेशन है। पूछा गया क्वेश्चन है आपका 11th एंट्रेंस में कि पानी का कलर ब्लू क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या था, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने पूरा कर लिया अपना कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी। तो बेटा देखो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जैसे आपका नॉर्मल सॉल्यूशन होता है जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं या हम क्रिस्टलाइट बोलते हैं, तो समझे आप ऐसे ही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर आपके दो फेस होते हैं, एक क्या होता है आपका सॉल्यूट और एक क्या होता है आपका बेटा सॉल्वेंट। अगर हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट, एक कंपोनेंट क्या होगा सॉल्वेंट। अब ये क्या मिलेंगे आपके, ये मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब ऐसे ही एक बात आप ध्यान रखें, जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें भी कम से कम दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक सॉल्यूट, लेकिन वहां पर सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स फेस, और एक सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का नाम होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो याद रखना कि आपके इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका डिस्पर्जन मीडियम। तो बेटा समझो डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्जन। तो बेटा डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है
substance in which particle dissolve are called dispersion medium। तो समझिए आप बेटा, सब्सटेंस लेकिन था क्या, ये सॉल्वेंट in which colloidal particles get dissolved is called, क्या कॉल्ड बेटा, is called dispersion medium। ठीक है बेटा, जैसे सोल्यूशन में सॉल्वेंट, ऐसे ही कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम। तो यहां तक बात आपके समझ में आ गई। वो सब्सटेंस जिसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, इन विच कोलाइडल पार्टिकल गेट डिसॉल्व, जिसमें पार्टिकल डिसॉल्व होगा, वो सब्सटेंस, वो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। लिख लो इसको। अब हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स फेज। सेकंड आपका क्या आ गया बेटा, सेकंड आ गया आपका डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्स फेज क्या होता है बेटा, कंपोनेंट दैट डिसॉल्व इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। तो देखिए आप, कंपोनेंट या सब्सटेंस या सॉल्यूट, कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्ड in dispersion medium is called disperse phase, ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ गई। जो चीज डिसॉल्व होगी वो डिस्पर्स फेज, जिसमें डिसॉल्व होगा वो डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है यहां तक बात? ये रब कर दें, लिख लो इसको, रब कर दे रहे हैं। ये इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आपके समझदार बच्चे हो तुम सबके सब। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन on the basis of disperse phase and dispersion medium। ठीक है बेटा जी, पहला क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। बेटा इस टेबल को देखो अब ध्यान से जरा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसके बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप देखें, अगर सॉलिड आपका डिस्पर्स फेज है और सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम है, तो उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे सॉलिड सोल। तो याद रखना, ये आपका डिस्पर्स फेज, ये डिस्पर्जन मीडियम, और थर्ड हो गया आपकी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद एग्जाम्पल आप जरूर याद करें। अब देखो, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका? लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल। अब डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा? आपका गैस है, उसको हम बोलेंगे एरोसोल। एग्जाम्पल आप देखते रहो, याद जरूर करें। अब अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये 11th एंट्रेंस में पूछा गया है। अगर डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, उसको हम बोलेंगे इमल्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप देख लें ये सब, और इसको आप याद कर लें अच्छे से और टेबल को नोट्स में बना लें। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्लासिफिकेशन की। और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज की बेसिस पे हम कोलाइड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो समझे। सबसे पहले इसके अंदर आपका आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होता है समझो। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स
by aggregation of large number of atoms or small molecules whose actual size is less than colloidal particles, but in suitable dispersion medium they give size of colloidal particle, that is 1 to 100 नैनोमीटर. एग्जाम्पल सल्फर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. सुन लो ध्यान से. अब हम बात कर रहे हैं उसकी कि जिनका एक्चुअल साइज जो है वो इस रेंज से कम है. कोलाइडल पार्टिकल की जो रेंज है उस रेंज से कम है, लेकिन अगर हम उसको सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं, सॉल्वेंट में हम डालते हैं, तो वो आपस में एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होके हमें क्या देते हैं, हमें वो देते हैं कोलाइडल पार्टिकल साइज. ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को या ऐसे कोलॉइड्स को या ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. इसका मतलब हो गया कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए. बात आ गई समझ में, क्लियर है एकदम. ये कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें एटम को अगर अलग अलग देखो तो उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम था, लेकिन जब हमने उसको सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम में डाला तो वो एग्रीगेट होकर उन्होंने क्या दे दिया, पार्टिकल साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में दे दिया. बात क्लियर एकदम. चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लो ये. तो बेटा अब सेकंड देखो, इसका सेकंड आपका आता है इसके अंदर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. कौन सा कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. मैक्रो नाम से ही क्लियर है, मींस बड़ा, माइक्रो मीन छोटा, मैक्रो जो आंखों से दिखाई दे आपको. अब सुनो ध्यान से, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉलीमर या बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, जैसे पॉलीमर्स का होता है, पॉलीथीन वगैरह का, या आपके प्रोटीन, गम, इन सब का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज्यादा होता है. तो एक बात याद रखो कि अगर बायोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर का कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. समझ में आ गई यहाँ तक बात. एग्जाम्पल भी देख लो और डेफिनेशन भी देख लो. फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, लाइक पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स. तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड. एग्जाम्पल देख लो, ग्लूकोज, गम, प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा. इन सब का जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, याद रखना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जितना भी बनेगा वो सब आपका क्या होगा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड. समझ में आ गई बात. चलो कॉपी कर लो इसको भी. बेटा देखो अब थर्ड आता है इसका एसोसिएटेड कोलॉइड्स. दो हमने पढ़ लिए, थर्ड आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स. तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होता है समझ लो ध्यान से. अब देखो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो लो कंसंट्रेशन पे, मतलब आपने कम अमाउंट में अगर डाला है तो वो कोलॉइड की तरह बिहेव ना करे, वो बिहेव करे ट्रू सॉल्यूशन की तरह. बट एट हाई कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन उसका बढ़ा दिया तब वो बिहेव करे कैसा, तब वो बिहेव करे कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह. जैसे कि हमने देखा है कि आपने पानी में क्या करा, सोप डाला या डिटर्जेंट डाला. कम अमाउंट में जब डालोगे तो उसके अंदर मिसल्स का फॉर्मेशन, ये कह सकते हो झाग का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो उस टाइम वो क्या था, आपका ट्रू सॉल्यूशन था. ठीक है बेटा. लेकिन जब आपने ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तब उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में एग्रीगेट होंगे, आपस में एसोसिएट होंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन. जो लो कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन रहे और हाई कंसंट्रेशन पे वो क्या बन जाए, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाए, उसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स. एग्जाम्पल हो गई सोप सॉल्यूशन. अब देख लो ध्यान से डेफिनेशन. दोज सब्सटेंसेस डेट बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या होता है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन बट एक्ट एज कोलॉइडल सॉल्यूशन एट हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड्स. बात समझ में आ गई एकदम क्लियर. चलो बहुत अच्छी बात. अब एक चीज समझ लो ध्यान से, एसोसिएटेड कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिसल्स. जो एसोसिएटेड कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम मिसल्स बोलते हैं. तो याद रखना, जो कोलॉइडल पार्टिकल बनते हैं ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन के, उनको हम बोलते हैं मिसल्स. और मिसल्स के बनने के लिए सुनो ध्यान से, एंड दे आर फॉर्म अबव CMC. CMC क्या बेटा, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन.
क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, यानी एक कंसंट्रेशन के बाद ही मिसल्स का बनना स्टार्ट होगा, उससे पहले तक मिसल्स नहीं बनेंगे, और जब मिसल्स नहीं बनेंगे तो मतलब वो ट्रू सोल्यूशन है। एग्जाम्पल सोप सोल्यूशन और डिटर्जेंट सोल्यूशन। क्लियर? अब ये क्लासिफिकेशन पूरा हुआ, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, तब तक आप इसको कॉपी करें। तो बेटा समझो अब ध्यान से, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, इसके बेसिस पे आपके ये दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला आपका आता है लायोफिलिक, सेकंड आपका आता है लायोफोबिक। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि लायोफिलिक क्या होता है। तो बेटा समझो ध्यान से, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग। तो वो कोलाइडल पार्टिकल, कौन से कोलाइडल पार्टिकल्स? वो कोलाइडल पार्टिकल जो लिक्विड से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, समझ रहे हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? लायोफिलिक कोलाइड्स, जिनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो अल्टीमेट लेवल का होगा, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेंगे, इतनी ज्यादा उनकी मोहब्बत होगी। ठीक है, इसी वजह से उनका जो सोल्यूशन भी बनेगा वो स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा समझ में आ रही होंगी, समझ में आएंगे तक बात। तो देखो ध्यान से, इसकी एग्जाम्पल या इसकी डेफिनेशन पहले हम डिस्कस करते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। तो देखो बेटा, लिक्विड लविंग कोलाइड्स आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, व्हेन दीज कोलाइड्स आर मिक्स्ड विद सुटेबल सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स एंड लिक्विड। समझ में आ गई यहाँ तक? जब इसको सॉल्वेंट में डालोगे तो इनके बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। ठीक है, देयरफॉर दे आर स्टेबल, इसीलिए ये स्टेबल रहते हैं। ये दो पार्ट में ब्रेक नहीं होते, ये सेपरेट आसानी से नहीं होते नॉर्मल कंडीशंस पे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एग्जाम्पल देख लो इसकी, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गम स्टार्च प्रोटीन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट के आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट के जो सोल्यूशन बनेंगे वो सब क्या होंगे? आपके लायोफिलिक होंगे। बात समझ में आ गई थी? अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बताया? लायोफोबिक कोलाइड्स। फटाफट कॉपी कर लो इसको। तो बेटा सेकंड क्या आता है इसके अंदर? सेकंड आपका आता है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायो का मतलब क्या बताया था आपको? जल्दी बताओ। मतलब था इसका लिक्विड। फिलिक का मतलब क्या था? लविंग। फोबिक का मतलब क्या होता है? हेटिंग। तो जो लिक्विड से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, जो लिक्विड से दूर भागना चाहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइड्स। मतलब तुमने सॉल्वेंट में मिलाया, थोड़ी देर मिल गया, फिर सेपरेट हो गया। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वो स्टेबल नहीं रहेगा, ये सेपरेट हो जाएगा अलग लेयर्स में। क्लियर हो गई इतनी? अब ये कौन से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक जितने भी बनेंगे, मेटल के या नॉन मेटल के जो भी कोलाइडल सोल्यूशन बनेंगे वो सब क्या होंगे आपके? वो होंगे लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन। डेफिनेशन देख लो इसकी, लिक्विड हीटिंग कोलाइड्स आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड्स व्हेन these colloids are mixed with suitable solvent, weak force of attraction exists between colloidal particles and liquid, therefore they are relatively less stable। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल भी देख लो, colloidal solution of gold, platinum, sulfur etc। क्लियर है एकदम इतना बात? कॉपी कर लो बेटा इसको भी। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपका पूरा हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तीनों टाइप के क्लासिफिकेशन आपके समझ में आ गए होंगे। पहला क्लासिफिकेशन क्या था हमारा? सबसे पहला क्लासिफिकेशन था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? फिर हमने सेकंड क्या देखा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेस, जिसमें हमने पहले क्या देखा? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, फिर देखा हमने मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, देन फिर एसोसिएटेड कोलाइड्स। लास्ट हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसमें क्या देखा हमने? लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर लो ये भी। बेटा देखो, हमने ट्रू सोल्यूशन पढ़ लिया, सस्पेंशन पढ़ लिया, हमने कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ लिया। अब आपके एग्जाम में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आपको जो बताया गया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अब ये टेबल आप ध्यान से देखो, इसमें हमने तीनों के बीच का डिफरेंस बताया है। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रू सोल्यूशन में।
तो आप देखो इसके अंदर अ ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये होमोजीनियस होता है और आपका कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलाइडल के बारे में पढ़ लो जरा ध्यान से कि वो दिखने में लगता है कि होमोजीनियस है बट एक्चुअली वो भी क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस। अब ये आपका ट्रू सोल्यूशन सेकंड पॉइंट देखो ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपका कोलाइडल ट्रांसलूसेंट होगा, सस्पेंशन क्या होगा आपका ओपेक इन नेचर। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, पार्टिकल साइज। ट्रू सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइडल का है आपका 1 से लेके 100 नैनोमीटर और सस्पेंशन का बेटा कितना है, सस्पेंशन का है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन विद अ माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसके पार्टिकल विजिबल नहीं होते, माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होते। द पार्टिकल आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन की बात हो रही है, इसके पार्टिकल नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते बट माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, और उसके क्या होगा, अपनी आंखों से पार्टिकल देख सकते हो सस्पेंशन के। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, द इंटायर सोल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपका एक टाइप का फिल्टर, एक फिल्टर का ही काम करता है जिसके पोर्स आपके फिल्टर पेपर से कम होते हैं। ठीक है, अब जो ट्रू सोल्यूशन है वो दोनों से पास हो जाता है। जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा बट जो आपका SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उससे ये पास नहीं होगा। ठीक है बेटा, और जो आपको बता रखा है सस्पेंशन, वो फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होगा उसके पार्टिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, द सल्यूट पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कोलाइडल सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। और ये जो आपका सस्पेंशन होता है ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर जो पार्टिकल हैं वो अभी सस्पेंडेड हैं, पूरी तरह ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं बैठे हैं, तो वो आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट देखो, द पार्टिकल डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं बैठते, वो सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन है उसमें भी क्या होता है, आपका ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते। वो जो सेटल डाउन होंगे वो किससे होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस। और जो आपका सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ये कह सकते हो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले समझो कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो बेटा समझो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें, दोज चेंजेस in which no new substances are formed are called फिजिकल चेंजेस। तो बेटा बात समझ में आ गई, वो चेंजेस जिसमें आपका कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम कह सकते हैं इसके अंदर मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बर्फ है आपके पास और वो मेल्ट हो रही है, पहले भी वो क्या था, पहले भी वो H2O था बट ये क्या था, आपका सॉलिड था। पर जब ये मेल्ट हो गया, अब भी ये क्या रहा है, H2O, बट ये क्या हो गया अब लिक्विड। ऐसे हम बात कर सकते हैं आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी क्या हुआ बेटा, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज था। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। ऐसे हम बात कर सकते हैं वेपराइजेशन, एवेपोरेशन, ये सब भी क्या थे, आपके फिजिकल चेंज थे। क्लियर। कंडेंसेशन, ये भी आपका फिजिकल चेंज था। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब का जलना, ये भी क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास का टूट जाना या किसी भी चीज का टूट जाना, वो सब क्या है, आपके फिजिकल चेंज। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो बेटा केमिकल चेंज क्या होगा, समझ लो उसको ध्यान से। केमिकल चेंज हो जाएगा आपका, केमिकल चेंज बेटा बताओ क्या होगा, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज।
जिसमें नए सब्सटेंस हमें मिलेंगे, वो क्या होगा आपका केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, जैसे कि हम बात करें बर्निंग ऑफ कोल या किसी भी चीज का, अगर आप किसी भी चीज को जला रहे हैं, सपोज कार्बन है कोक की फॉर्म में, हमने इसको जलाया, हमें क्या मिला, CO2 मिला। पेपर है हमारे पास, पेपर को हमने जलाया, हमें CO2 मिला। हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसको हमने कंबशन करा, CO2 और वाटर मिला। बेटा बात समझ में आ गई। या हमने किसी चीज का डिकम्पोजिशन किया, फॉर एग्जाम्पल CaCO3, इसको हमने क्या करा, हीट करा, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। जैसे कि यहाँ हमें क्या मिल गया, CaO प्लस CO2, ये भी क्या था आपका केमिकल चेंज था। समझ में आ गई बेटा। और आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये भी आपका फिजिकल चेंज था। फॉर्मेशन ऑफ फूड का बनना, रोटी को जब बना लोगे तो जब रोटी बनेगी, वो भी क्या था आपका केमिकल चेंज था। ठीक है बेटा, रिपनिंग ऑफ फ्रूट का पक जाना, ये सब भी क्या है आपका केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी आपको बता दी। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस यहाँ आपका टेबल है, इसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी है, केमिकल चेंज परमानेंट है। फिजिकल चेंज में क्या था आपका, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, देयर इज अ चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल में क्या है आपका, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ये रिवर्सेबल है, अभी बताया था, बट वहां पर क्या होगा आपका, सिंपल फिजिकल मेथड से वो रिवर्सेबल नहीं हो सकता। एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, इसमें एनर्जी का चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब एब्जॉर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट जो आपका केमिकल चेंज है उसमें एनर्जी का चेंज जरूर होगा। ठीक है बेटा, एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंज। मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इजीली बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो हमारी इनिशियल फॉर्म थी फिजिकल मेथड से, वो हमें दोबारा मिल सकती है, बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जो आपको बताया गया है उसको अच्छे से पढ़ लो, लेक्चर को बार बार देखो और नोट्स अपने बना लो। थैंक यू वेरी मच।